वेलकम टू एलके अकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जनवरी सेकेंड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। ओके, हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। रिपोर्ट का नाम है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर द एजुकेशन प्लस, ये रिपोर्ट का नाम है। 2023-24 का रिपोर्ट है और स्कूल एजुकेशन के ऊपर ये रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। तो इस रिपोर्ट में कौन कौन से एनालिसिस किए गए हैं उसके बारे में बात करता है। ओके, अगर मैं इस रिपोर्ट के बारे में बात करूँ तो रिपोर्ट क्या कहता है कि जो स्कूल एनरोलमेंट है वो 1 करोड़ से ड्रॉप हुआ है। अगर हम कंपैरिजन करें 2018-19 से, तो रिपोर्ट का कहना है कि 2023-24 में 2018-19 के कंपैरिजन में 1 करोड़ स्कूल एनरोलमेंट ड्रॉप हुआ है। 1 करोड़ स्कूल एनरोलमेंट ड्रॉप हुआ है, बहुत ही बड़ा नंबर है। 1 करोड़ ध्यान में रखना है। रिपोर्ट ऐसा कह रहा है कि एज पर द रिपोर्ट स्कूल एनरोलमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इन इंडिया इज डिक्रीज फ्रॉम 25.17 करोड़ इन 2022-23 टू 24.8 करोड़, बराबर ना? राइट। और अ ड्रॉप ऑफ नियरली 1.22 करोड़ स्टूडेंट्स, अप्रोक्सीमेटली 6% स्टूडेंट्स ने ड्रॉप किया है 2018-19 के कंपैरिजन में, बराबर ना? राइट। तो ये रिपोर्ट यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2023-24 का रिपोर्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। 1 करोड़ स्टूडेंट्स ने ड्रॉप आउट किया है कंपेयर टू 2018-19 के कंपेरिजन में, बराबर ना? ध्यान में रखना है। ओके, अगर मैं इस रिपोर्ट के बारे में बात करूँ, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, तो ये रिपोर्ट है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च करती है हर साल। 2012-13 से इसकी शुरुआत की गई थी, बराबर ना? सबसे पहले ये जो रिपोर्ट था वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो न्यू दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है, ये संस्था लॉन्च करती थी। लेकिन 2018-19 से ये जो रिपोर्ट है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, वो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है, बराबर ना? ओके, और 18-19 से ये जो रिपोर्ट है वो हमारा जो डिपार्टमेंट है ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में, वो डिपार्टमेंट ये रिपोर्ट को लॉन्च कर रहा है, बराबर ना? राइट। और टोटल 14.72 लाख ऑफ द स्कूल को यहाँ पे कवर किया जाता है। उसमें 98 लाख टीचर्स और 24.08 करोड़ ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया को इस रिपोर्ट के अंदर कवर किया जाता है, बराबर ना? तो इतना बड़ा डेटाबेस ये रिपोर्ट कंज्यूम कर रहा है। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम 2012-13 से हम लॉन्च करते हैं, पहले ये संस्था लॉन्च करती थी। 2018-19 से डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में जो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट ये रिपोर्ट लॉन्च कर रहा है, बराबर ना? ध्यान में रखना है, उसके स्टेटिक फैक्ट्स ध्यान में रखने हैं। ओके, ये जो रिपोर्ट है ना, ये प्रोवाइड करता है ऑनलाइन अपलोडिंग ऑफ द डेटा एट द स्कूल लेवल विद इनबिल्ट वैलिडेशन चेक्स एंड सब्सिक्वेंट डेटा वेरिफिकेशन एट द ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल, इंश्योर्स डेटा रिलायबिलिटी एंड टाइमली कंप्यूटेशन, बराबर ना? ये रिपोर्ट के अंदर हर एक स्कूल को डेटा अपलोड करना होता है। ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पे हर एक स्कूल अपने डेटा को वैलिडेट कर सकती है, चेक कर सकती है, वेरीफाई कर सकती है, बराबर ना? राइट। ये जो लेटेस्ट एडिशन है ये रिपोर्ट का, उसने कंपेयर किया है हर एक स्कूल को 60 फील्ड्स के अंदर, बराबर? हर एक स्टूडेंट के डेटा को 60 अलग अलग फील्ड्स के अंदर उसको कंपेयर किया गया है, बराबर ना? राइट। और अगर मैं इस रिपोर्ट की कुछ की फाइंडिंग्स के बारे में बात करूं, तो एज पर द रिपोर्ट टोटल नंबर ऑफ बॉयज विच इज एनरोल इन द स्कूल हैज डिक्रीज बाय 4.87%, बराबर ना? टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने परसेंट डिक्रीज, उनका एनरोलमेंट, बॉयज का एनरोलमेंट कितने परसेंट डिक्रीज हुआ? 4.87% से। गर्ल्स का एनरोलमेंट कितने परसेंट डिक्रीज हुआ? 4.48% से। और ओवरऑल एनरोलमेंट कितने परसेंट से डिक्रीज हुआ है? 6% से, जो अभी हमने आगे देखा, राइट। बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट हुआ है, ध्यान में रखना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। और उसके अलावा अगर मैं सिंगल टीचर स्कूल्स की बात करूँ, सबसे ज़्यादा सिंगल टीचर स्कूल्स कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है, ध्यान में रखना है। कुछ स्टेटिक फैक्ट्स, बराबर ना? ओके। और
कुछ ऐसी भी स्कूल्स है जहाँ पे पूरे साल में कोई भी एनरोलमेंट नहीं हुआ, ज़ीरो एनरोलमेंट, बराबर ना? तो ऐसे स्कूल्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? तो वेस्ट बंगाल के अंदर सबसे ज़्यादा ऐसा स्कूल है जहाँ पे पूरे साल में कोई भी एनरोलमेंट नहीं हुआ, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। और अगर मैं मिनिस्ट्री की बात करूँ, जो मिनिस्ट्री ये रिपोर्ट को लॉन्च करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हमारे कौन है मिनिस्टर? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट उसके जयंत चौधरी और डॉक्टर सुकांता मजमूदार है, ध्यान में रखना है, बराबर ना? तो अगर मैं इस पूरी न्यूज़ को रिवाइज करूँ, तो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। रिपोर्ट का नाम है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस 2023-24 का रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट लॉन्च किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, उसके द्वारा लॉन्च किया गया। रिपोर्ट क्या कह रहा है कि 2018-19 के कंपैरिजन में 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ड्रॉप आउट कर लिया है स्कूल के अंदर में से, बराबर ना? राइट, 6% चिल्ड्रन का ड्रॉप आउट हुआ है, 6% स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट हुआ है 2018-19 के कंपैरिजन में 2023-24 में, राइट ना? और ये जो रिपोर्ट है 60 अलग अलग फील्ड्स के अंदर कंपेयर किया गया है हर एक स्टूडेंट के डेटा को, राइट? ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल के अंदर, बराबर ना? ओके। और रिपोर्ट कह रहा है कि बॉयज़ ने 4.87% बॉयज़ का ड्रॉप आउट हुआ है और गर्ल्स में 4.48% का ड्रॉप आउट हुआ है। और सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट बिहार में हुआ है, राइट? सबसे ज़्यादा सिंगल टीचर स्कूल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर है। और सबसे ज़्यादा जीरो एनरोलमेंट वाले स्कूल कहाँ पे? वेस्ट बंगाल के अंदर है, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। चलो, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के बारे में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद वो रिसेंट न्यूज़ में क्यों है उसके बारे में समझते हैं। अगर मैं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के स्कीम के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो नाम से ही पता चलता है कि जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा। यहाँ पे ये जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है ना, उनको ज़्यादा प्रोडक्शन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, उनको इंकरेज करने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं PIL स्कीम, सॉरी PLI स्कीम, राइट? ये जो स्कीम है वो 2020 के अंदर लॉन्च किया गया था, बराबर ना? टू बूस्ट द इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, reduce the reliance on the imports and promotion of the exports by offering the financial incentives directly related to the measurable outcomes such as the higher production and incremental sales। तो यहाँ पे इंसेंटिव कैसे मिलता है? तो जिसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जिसका सेल्स ओवर द ईयर्स बहुत ही ज़्यादा रेट ऑफ ज़्यादा मात्रा में इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर से यहाँ पे इंसेंटिव किसको मिलेगा? कि जिसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और जिसकी जो सेल्स हैं वो इंक्रीमेंटल वे में बढ़ रहे हैं, बराबर ना? फॉर एग्जांपल, इस साल 10,000 रुपये का सेलिंग हुआ, नेक्स्ट ईयर 20,000 का सेलिंग हुआ, नेक्स्ट ईयर 30,000 का सेलिंग हुआ, तो ऐसे इंडस्ट्री को ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल किसी का सेल इस साल 10,000 हुआ, नेक्स्ट ईयर 20,000 का हुआ, फिर वापस 15,000 हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पे कम इंसेंटिव मिलेगा। सेल ओवर द ईयर्स इंक्रीमेंट इंक्रीज होना चाहिए, बराबर ना? ध्यान में रखना है। ओके। तो 2020 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, इंपोर्ट के ऊपर जो हमारा रिलायंस है उसको कम करने के लिए और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। शुरुआत में ये जब स्कीम लॉन्च किया गया था तब मात्र 3 इंडस्ट्री के लिए स्कीम लॉन्च किया गया था। कौन कौन से 3? मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज और मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग। ये ऐसी 3 इंडस्ट्रीज है जिसका इंपोर्ट हम ज़्यादा करवाते हैं, बराबर ना? लेकिन बाद में ये जो स्कीम है वो 14 सेक्टर्स के लिए इसको एक्सटेंड किया गया। टोटल 1.97 ट्रिलियन रुपीस का बजट अलोकेट किया गया है इस स्कीम के पीछे, बराबर ना? राइट। तो जो 14 सेक्टर्स है जहाँ पे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव मिलता है वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है। कौन कौन सा 14 सेक्टर्स है? तो एक तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग एंड स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, critical key starting materials, drug intermediaries and active pharmaceutical ingredients पर ध्यान में रखना है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द मेडिकल डिवाइसेस, automobiles and auto components, pharmaceutical drugs, specialty steel, telecom and networking products, electronic and technology products, white goods like ACs or LEDs, food products, textile products, high efficiency solar PV modules, advanced chemistry cell batteries, ड्रोन्स एंड ड्रोन कंपोनेंट्स। तो ये ऐसे 14 सेक्टर्स है जहाँ से हम अभी तक इंपोर्ट ज़्यादा करवाते थे। तो ये इंपोर्ट कम करने के लिए, उनका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज करने के लिए और उसके बाद एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए ये स्कीम को लॉन्च किया गया है।
बराबर ना। तो आप देख सकते हो कि 14 सेक्टर्स के अंदर एक सेक्टर है स्पेशलिटी स्टील। अगर कोई इंडस्ट्री ये स्पेशलिटी स्टील सेक्टर में काम करती है तो वो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, जितना ज़्यादा उसका सेल बढ़ेगा, उसको इंसेंटिव मिलेगा। तो स्पेशलिटी स्टील के ऊपर ऑलरेडी पीएलआई स्कीम इम्प्लीमेंट हो रही है। तो अभी ये रिसेंट न्यूज़ में क्या है कि गवर्नमेंट ने सेकेंड राउंड लॉन्च किया है पीएलआई स्कीम फॉर द स्पेशलिटी स्टील के लिए, बराबर ना। इसको नाम दिया गया है पीएलआई स्कीम 1.1, बराबर ना। और ये कब लॉन्च किया गया? 6 जनवरी को, ध्यान में रखना है, बराबर ना। राइट। ये जो स्कीम है पीएलआई स्कीम 1.1 वो 6 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक ये खुला रहेगा, बराबर ना। और इसके पीछे जो बजट एलोकेशन है वो 2025-26 से 2029-30 का जो बजट एलोकेशन है पीएलआई स्कीम के लिए, जो स्पेशलिटी स्टील के लिए अलोकेट किया गया 6,322 करोड़ का, वही बजट को एक्सटेंड किया गया है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। राइट। तो अगर मैं इस पीएलआई स्कीम 1.1 की बात करूं तो ये 5 प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए इसको लॉन्च किया गया है स्पेशली स्टील कैटेगरी में। कौन कौन से 5? तो कोटेड और प्लेटेड स्टील प्रोडक्ट के लिए, हाई स्ट्रेंथ और वियर रेजिस्टेंस स्टील के लिए, स्पेशलिटी रेल्स के लिए, अलॉय स्टील प्रोडक्ट्स एंड स्टील वायर्स के लिए, और इलेक्ट्रिकल स्टील के लिए। ये 5 प्रोडक्ट्स के लिए स्पेसिफिकली ये स्कीम लॉन्च किया गया है। ये जो सेकेंड राउंड है, बराबर ना, वो उसके अंदर बजट है 6,322 करोड़ का, जो पहले लॉन्च किया गया था फर्स्ट राउंड के अंदर 2021 के अंदर, बराबर ना। वही बजट को एक्सटेंड किया गया है, बराबर ना। राइट। जो फर्स्ट राउंड है उसमें 44 एक्टिव प्रोजेक्ट्स है बाय 26 कंपनीज विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 27,000 करोड़ एंड 24 मिलियन टन्स ऑफ द डाउनस्ट्रीम कैपेसिटी क्रिएशन, बराबर ना। और एज ऑफ नवंबर 2024 द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनीज इज 18,000 करोड़ टिल नाउ, बराबर ना। राइट। और तो आई थिंक आपको इस स्कीम के अंदर में समझ में आया होगा कि गवर्नमेंट ने अभी पीएलआई स्कीम 1.1 लॉन्च की है, किसके लिए? तो जो स्पेशलिटी स्टील है, बराबर, उसके लिए, बराबर ना। तो ऑलरेडी स्पेशलिटी स्टील पीएलआई स्कीम के अंदर में है 2021 से, बराबर ना। लेकिन ये 1.1 लॉन्च किया गया, उसका सेकंड राउंड लॉन्च किया गया है। बजट अलोकेशन 6,322 करोड़ जो 2021 में लॉन्च किया गया था, उसी बजट में ये काम करना है। जस्ट 5 अलग अलग प्रोडक्ट को यहाँ पे शामिल किया गया है, बराबर ना, स्पेशलिटी स्टील कैटेगरी के अंदर, बराबर। तो उन अगर ये कोई भी कंपनी ये स्टील को बनाती है तो उनको पीएलआई मिलेगा, सिंपल, बराबर ना। राइट। ओके। तो आपको पीएलआई स्कीम के बारे में समझ में आया होगा। पहले मात्र 3 इंडस्ट्री के लिए था, लेकिन 2020 के अंदर, 2021 के अंदर उसको 14 सेक्टर्स के अंदर इसको एक्सपांड किया गया। 1.97 ट्रिलियन रुपीज का बजट अलोकेट किया गया है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके। अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की बात करूँ तो हमारे मिनिस्टर है, कौन है? हरदन हली दिवागोड़ा कुमारस्वामी, ध्यान में रखना है, बराबर ना। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट है भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा, जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन, बराबर ना। ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि छत्तीसगढ़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लिंक द फॉरेस्ट इकोसिस्टम विद द ग्रीन जीडीपी। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले हमको समझना है जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे ग्रीन जीडीपी। और छत्तीसगढ़ यहाँ पे पहला स्टेट बना है जिसने फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ग्रीन जीडीपी के साथ लिंक किया है। तो उसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जीडीपी की, जीडीपी किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? तो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नाम से पता चलता है कि जो भी चीज़ हम डोमेस्टिकली बनाते हैं, जो भी चीज़, चाहे फिर वो गुड्स हो या तो फिर सर्विस हो, वो सभी की जो मार्केट वैल्यू है, वो मार्केट वैल्यू है उसका अगर हम एडिशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिलेगा, जीडीपी। फॉर एग्जांपल हम हमारे देश में 100 रुपये का गुड बनाते हैं और 100 रुपये की सर्विस प्रोवाइड करते हैं हमारे देश में डोमेस्टिकली, तो हमारे देश का जीडीपी 200 रुपये का हो जाएगा, सिंपल, बराबर ना। ओके। अभी ग्रीन जीडीपी क्या होती है? ग्रीन जीडीपी, बराबर ना। तो वाइल व्हेन कैलकुलेटिंग द ग्रीन जीडीपी domestic product, the environmental and social cost associated with the economic development are taken into the account। अगर सिंपल भाषा में कहे तो ग्रीन जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी माइनस एनवायरमेंटल कॉस्ट माइनस सोशल कॉस्ट, बराबर ना। राइट। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश का जीडीपी फॉर एग्जाम्पल 200 रुपये का है। फॉर एग्जाम्पल हमारे देश का जीडीपी कितना है? 200 रुपये का। अभी उसमें एनवायरमेंटल कॉस्ट, अभी फॉर एग्जाम्पल हमने कोई चीज़ प्रोड्यूस की, बराबर, और
एक ऐसी चीज प्रोड्यूस की जो एनवायरनमेंट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, बराबर ना? ओके, बराबर। तो हम ये जीडीपी में उसका कॉस्ट इंक्रीज कर देंगे, मतलब जीडीपी में उसको ऐड कर देंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल हमने कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस की, बराबर ना, कि जो एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, तो उसका एनवायरमेंटल कॉस्ट है ना, माइनस किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपया हमने ऐसी चीज प्रोड्यूस की कि जिसके माध्यम से एनवायरनमेंट हमारा डिग्रेड हो रहा है, तो उस फॉर एग्जाम्पल उसका हमने एक वैल्यू रख दिया कि भाई हम उसमें 10 रुपये माइनस कर देंगे हमारे जीडीपी में से, और वो सोसाइटी के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है, तो उसमें भी फॉर एग्जाम्पल उसका वैल्यूएशन किया हमने कि 5 रुपये उसमें माइनस कर दे, तो हमारा जीडीपी वैसे तो 200 रुपया था, लेकिन हमने 10 और 5 15 कम एज्यूम करना है, तो कितना हो जाएगा हमारा 185, राइट? तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टेट को एक मेजरमेंट मिल गया कि भाई हमारा जीडीपी तो बढ़ रहा है, लेकिन हम एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं प्रोडक्शन करने के चक्कर में, हम सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं प्रोडक्शन करने के चक्कर में। तो इसकी वजह से हमारा जो ओवरऑल जीडीपी है ना, वो उसका जो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट है वो नेगेटिव क्रिएशन हो रहा है, बराबर ना? तो वो स्टेट्स को आगे कैसे स्टेप्स लेने हैं ताकि ये जीडीपी उनका अल्टीमेटली इंक्रीज हो, वो एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना करे, सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ना करे, उनको आगे स्टेप लेने में मजबूर करेगा ये जो मेजरमेंट है ना, वो बराबर ना? तो ध्यान में रखना है, ग्रीन जीडीपी में क्या होता है, जो नॉर्मल जीडीपी होता है उसमें एनवायरमेंटल कॉस्ट को माइनस किया जाता है और सोशल कॉस्ट को माइनस किया जाता है, बराबर ना? और जो भी जीडीपी निकलता है उसको ग्रीन जीडीपी बोलते हैं, बराबर ना? तो ग्रीन जीडीपी को लिंक करने वाला छत्तीसगढ़ पहला स्टेट बना है। अपने फॉरेस्ट इकोसिस्टम से ग्रीन जीडीपी को लिंक करने वाला पहला स्टेट इंडिया में छत्तीसगढ़ बना है, बराबर ना? राइट, ओके। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूँ ना, तो उसका जो लैंड एरिया है टोटल, उसमें 44% एरिया फॉरेस्ट का है। बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके अंदर फॉरेस्ट है, बराबर ना? उसके अंदर बहुत ही रिच नेचुरल रिसोर्सेज है टू सपोर्ट द लाइवलीहुड्स ऑफ द मिलियंस, बराबर ना? ध्यान में रखना है। और फॉरेस्ट प्ले अ ड्यूअल रोल इन छत्तीसगढ़ इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट, सिग्निफिकेंटली बूस्टिंग द रूरल इकोनॉमी थ्रू द प्रोडक्ट्स लाइक द tendu leaves, lac, honey, and medicinal plants, while also helping to combat the climate change by acting as a carbon sinks. तो फॉरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। 44% लैंड उसका फॉरेस्ट में है, बराबर। इसके लिए उनको बचाने के लिए ये काम किया है छत्तीसगढ़ ने, बराबर ना? राइट। This action plan seeks to balance the economic growth with the environmental conservation to protect the ecosystem for the future generations, बराबर ना? राइट। और by linking these benefits to the green GDP, Chhattisgarh aims to improve the budget planning and promote the policies for the sustainable development. It recognizes the key benefits of the forest like the climate regulation, soil enrichment, water purification, carbon absorption, incorporates these into the state's economic planning, बराबर ना? तो ये जो स्टेप है छत्तीसगढ़ का, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि अगर हम ग्रीन जीडीपी के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, हमारे फॉरेस्ट इकोसिस्टम को कनेक्ट करेंगे, तो हमारा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन बढ़ेगा और फ्यूचर जनरेशन के लिए हम हमारे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, बराबर ना? और छत्तीसगढ़ के अंदर तो वैसे भी 44% लैंड एरिया फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पॉपुलेशन फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो उसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। और यही मात्र ऑब्जेक्टिव से छत्तीसगढ़ पहला स्टेट बना है जिसने उसके फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ग्रीन जीडीपी के साथ लिंक किया है। मतलब फॉरेस्ट इकोसिस्टम के अंदर जो भी कोई स्टेप होगा, अगर वो एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, तो ग्रीन जीडीपी में वो माइनस हो जाएगा, सिंपल, बराबर ना? राइट, ओके। और जो साइंटिस्ट है वो इवोल्यूट करेंगे ये एसेंशियल इकोसिस्टम सर्विस को ऑफ फॉरेस्ट टू एस्टिमेट देयर इकोनॉमिक वैल्यू एक्यूरेटली, बराबर ना? तो यहाँ पे जो एक्टिविटी हो रही है फॉरेस्ट के अंदर, वो इकोनॉमिकली कितना वैल्यू क्रिएट करेगी, वो उसका इवोल्यूशन करेंगे साइंटिस्ट। और उसके अंदर क्लीन एयर के ऊपर फोकस किया जाएगा, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर फोकस किया जाएगा और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा, बराबर ना? राइट। और छत्तीसगढ़ की अगर बात करूँ तो कैपिटल है रायपुर, चीफ मिनिस्टर है विष्णु देव साई, गवर्नर है रामेन डेका। और वहाँ पे अगर मैं कुछ कल्चरल डांस की बात करूँ तो सैला डांस, कर्मा, सुवनाचा और पांथी डांस, ये उसके कुछ फेमस डांस है, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। तो छत्तीसगढ़ पहला स्टेट बना है टू इंटीग्रेट द फॉरेस्ट इकोसिस्टम इनटू द ग्रीन जीडीपी। आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, चलो, अब एकदम परफेक्ट। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, अर्थ रोटेशन डे के बारे में। बहुत इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट डे 8 जनवरी 2025 को हमने सेलिब्रेट किया है।
उसके बारे में बात करते हैं। अभी अगर मैं अर्थ रोटेशन डे की बात करूँ तो ये 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, चलो हम उसके बारे में समझते हैं। तो ग्लोबली ग्लोबली 8 जनवरी को हम अर्थ रोटेशन डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ द अर्थ रोटेशनल मोशन। It commemorates the anniversary of the French physicist Leon Foucault's scientific demonstration in 1851। अभी देखो एक्चुअल में जो अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट होता है उसका साइंटिफिक डेमोन्स्ट्रेशन सबसे पहली बार फ्रांस के जो फिजिशियन थे, साइंटिस्ट थे, लियोन फोकल्ट, उन्होंने 8 जनवरी को पहली बार डेमोन्स्ट्रेशन दिया था कि अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर रोटेट होता है। उसी को कमेमोरेट करने के लिए 8 जनवरी को हम हर साल अर्थ रोटेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। ये जो 8 जनवरी 2025 है वो 174th एनिवर्सरी है। ये जो लियोन फोकाल्ट का जो डेमोन्स्ट्रेशन था उसकी बराबर ध्यान में रखना है। दिस डे ऑनर्स हिज फर्स्ट पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अर्थ रोटेशन इन पेरिस, emphasizing its scientific significance। बराबर ना? ओके। अगर मैं अर्थ रोटेशन के कुछ बेसिक्स के बारे में बात करूं तो हम सबको पता है कि अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर अर्थ अपनी एक्सिस के ऊपर एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 23 आवर्स 56 मिनट लेता है, जिसको हम राउंड अप करें तो 24 आवर्स होता है। इसके लिए एक दिन में 24 घंटे हम बोलते हैं, लेकिन अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 23 आवर्स और 56 मिनट्स लगता है। द फुल रोटेशन इज नोन एज द वन अर्थ डे एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डे एंड नाइट साइकिल्स। बराबर ना? राइट। अर्थ अपनी जो एक्सिस के ऊपर वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमता है और उसकी वजह से जो सन और मून है वो हमको ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव होते हुए दिखते हैं। बराबर ना? ध्यान में रखना है। ओके। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो सबसे पहले बिफोर क्रिस्ट 470 बिफोर क्रिस्ट, मतलब जो हमारा जो नॉर्मल कैलेंडर ईयर शुरू है उससे 470 साल पहले ग्रीक्स लोगों ने क्लेम किया था कि अर्थ अपने अक्सिस के ऊपर रोटेट होता है। उन्होंने जस्ट क्लेम किया था, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन किसने दिया? फोकाल्ट ने दिया। बराबर ना? 1851 के अंदर। बराबर ना? राइट। और 8 जनवरी को दिया था, पहली बार डिस्प्ले किया था, इसकी वजह से इसी दिन को हम अर्थ रोटेशन डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। बराबर ना? राइट। ओके। अगर मैं कुछ की फैक्ट्स के बारे में बात करूँ तो अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस ऑन एन इमेजिनरी लाइन विच इज पासिंग थ्रू द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। अर्थ का जो रोटेशन है ना तो वो एक इमेजिनरी लाइन के आसपास वो अपनी एक्सिस के ऊपर घूमता है, और ये जो इमेजिनरी लाइन है वो नॉर्थ और साउथ पोल के थ्रू पास होता है। और कितनी स्पीड के ऊपर अर्थ रोटेट करता है? 1617 किलोमीटर पर आर की स्पीड से अर्थ रोटेट करता है। ध्यान में रखना है। अर्थ का जो डायमीटर है नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ अगर मैं बात करूँ तो 12,714 किलोमीटर। और अगर मैं अलोंग दी इक्वेटर की अगर बात करूँ, ये वाला जो डायमीटर है उसकी बात करूँ, तो अर्थ का डायमीटर है 12,756 किलोमीटर। ध्यान में रखना है। बराबर ना? ओके। तो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सेम है, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस है नॉर्थ साउथ पोल की तरफ और इक्वेटर की तरफ। ध्यान में रखना है। लेकिन ऑलमोस्ट गोलाकार शेप है हमारे अर्थ का। ध्यान में रखना है। बराबर ना? ओके। तो अर्थ रोटेशन डे 8 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, क्यों करते हैं, किन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया था, वो सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। बराबर ना? ओके। चलो, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली एक इंडेक्स लॉन्च किया गया, हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर बार एग्जाम के अंदर इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन होता है, हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स। तो ये इंडेक्स के अंदर रैंकिंग प्रोवाइड किया जाता है। किसको रैंकिंग प्रोवाइड किया जाता है? तो पर्टिकुलर देश के पासपोर्ट को। कौन से देश का पासपोर्ट सबसे स्ट्रेंथी है, मजबूत है, इसका रैंकिंग इस इंडेक्स के अंदर दिया जाता है। अभी मजबूत मतलब क्या होगा? अगर फॉर एग्जांपल कोई देश का पासपोर्ट आपके पास है तो आप कितनी कंट्री के अंदर वीजा फ्री जा सकते हो, वो वीजा फ्री आप जितनी भी कंट्रीज के अंदर जा सकते हो, वो पासपोर्ट का स्ट्रेंथ दिखाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ सिंगापुर, अगर सिंगापुर का पासपोर्ट आपके पास है तो आप दुनिया की 195 कंट्रीज के अंदर वीजा फ्री जा सकते हो, वीजा लेने की जरूरत नहीं है। इतना मजबूत है सिंगापुर का पासपोर्ट। राइट। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया, अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो आप दुनिया के 57 डेस्टिनेशंस के अंदर वीजा फ्री जा सकते हो। बराबर ना?
सिंगापुर का पासपोर्ट के माध्यम से 195 और इंडिया के पासपोर्ट के माध्यम से 57, ध्यान में रखना है, राइट। तो सिंगापुर का सबसे स्ट्रेंदिएस्ट पासपोर्ट है। सिंगापुर सिंगापुर रिक्लेम द टाइटल ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट, बराबर। और इंडिया का रैंक कौन सा है, 85 नंबर पे है, राइट, ध्यान में रखना है। और इंडिया का 2024 में 80 नंबर पे था, 2025 में 85, 5 नंबर पीछे हो गया, राइट। 2024 में इंडिया के पासपोर्ट के माध्यम से 62 कंट्रीज के अंदर वीजा फ्री जा सकते थे, बराबर। अभी जस्ट 2025 में मात्र 57 डेस्टिनेशन के अंदर वीजा वीजा फ्री जा सकता है, बराबर ना, राइट। इंडिया का जो रैंक है वो कौन सी दो कंट्री के साथ वो अपने रैंक को शेयर करता है, तो नाइजर और इक्वेटोरियल गिवाना, बराबर ना, ये दो कंट्री के साथ इंडिया अपने रैंक को शेयर करता है। और अगर मैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो ये जो इंडेक्स है ये ओरिजिनली क्रिएट किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन कैलिन के द्वारा। और इसके अंदर 199 पासपोर्ट को कंपेयर किया जाता है 227 ट्रैवल डेस्टिनेशंस के लिए। और लास्ट 19 ईयर से ये हर साल लॉन्च होता है, राइट। और बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था ये साथ में मिलके अपने अपने डेटा को शेयर करके पासपोर्ट इंडेक्स शेयर करती है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का उसका बहुत बड़ा रोल है इस पासपोर्ट इंडेक्स को तैयार करने के लिए, बराबर ना, राइट। और ये टेबल के अंदर आप देख सकते हो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट सिंगापुर का, सेकंड नंबर पे जापान का पासपोर्ट अगर आपके पास है 193 कंट्रीज के अंदर आप वीजा फ्री जा सकते हो। थर्ड नंबर पे फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, फिनलैंड एंड साउथ कोरिया है, 192 कंट्रीज के अंदर आप वीजा फ्री जा सकते हो। इंडिया का 85 नंबर पे है इंडिया और गुआना और नाइजर, ध्यान में रखना है। और सबसे वीकेस्ट पासपोर्ट किसका है, अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का पासपोर्ट आपके पास है तो आप 26 डेस्टिनेशन के अंदर वीजा फ्री जा सकते हो। 105 में रैंक पे है सीरिया और 104 में रैंक पे है इराक, ध्यान में रखना है, बराबर ना, ओके। तो अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, पाकिस्तान और येमेन वो सबसे वीकेस्ट पासपोर्ट वाले हैं, ध्यान में रखना है, बराबर ना, ओके। तो हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स और 2025 का रैंक है, इंडिया का रैंक ध्यान में रखना है, इंडिया 5 स्पॉट पीछे गया। 57 डेस्टिनेशन में हम वीजा फ्री जा सकते हैं इंडिया के पासपोर्ट के माध्यम से, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है सिंगापुर, ओके। चलो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। अगर मैं उस संस्था के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, तो उसके जो प्रेसिडेंट है और सीईओ है बोर्ज ब्रांडे, हेडक्वार्टर जिनीवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और 1971 के अंदर इस संस्था को एस्टेब्लिश किया गया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और ये संस्था के द्वारा हर साल एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट लॉन्च किया जाता है, और इस रिपोर्ट का नाम है फ्यूचर ऑफ द जॉब्स रिपोर्ट। फ्यूचर ऑफ द जॉब रिपोर्ट 2025 का ये रिपोर्ट लॉन्च किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, राइट। और इसके अंदर क्या लिखा है कि 78 मिलियन न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाएगी 2030 तक। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फ्यूचर ऑफ द जॉब रिपोर्ट का डेटा है, राइट। ये रिपोर्ट क्या कह रहा है कि जॉब डिसरप्शन विल इक्वेट टू 22% ऑफ द जॉब्स बाय 2030 ग्लोबली। अभी जितनी भी जॉब्स क्रिएट हो रही है उसमें से 22% जॉब है ना डिसरप्ट हो जाएगी 2030 तक। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज ड्रिवन बाय द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डेमोग्राफिक चेंजेस, इकोनॉमिक प्रेशर्स एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस। तो ये सब रीजन की वजह से 22% जॉब डिसरप्ट हो जाएगी 2030 तक। रिपोर्ट ने फोरकास्ट किया कि 117 मिलियन, एक 170 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट होगी, लेकिन 92 मिलियन जॉब डिस्प्लेस हो जाएगी। और उसकी वजह से 78 मिलियन नई नेट इंक्रीज होगा जॉब्स के अंदर 2030 तक, बराबर ना। वैसे नई जॉब्स तो कितनी बनेगी 170 मिलियन, लेकिन उसमें 92 मिलियन जॉब्स डिस्प्लेस हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जो नेट इंक्रीज होगा वो 78 मिलियन जॉब्स का होगा, राइट। ये जो एनालिसिस किया गया है वो बहुत सारे 1000 ग्लोबल एम्प्लॉयर्स का पर्सपेक्टिव यहाँ पे जाना गया है। 40 मिलियन वर्कर्स, 55 इकोनॉमीज का यहाँ पे सर्वे किया गया है, तब जाके ये स्टेटमेंट दिया है फ्यूचर ऑफ द जॉब रिपोर्ट के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, ध्यान में रख, बराबर ना, ओके। रिपोर्ट कह रहा है कि 2030 तक अराउंड 40% ऑफ द एग्जिस्टिंग स्किल्स आर एक्सपेक्टेड टू बिकम द आउटडेटेड। जितनी भी एग्जिस्टिंग स्किल्स है उसमें 40% स्किल्स 2030 तक काम में ही नहीं आएगी, बराबर ना। Employers recognize that the skill gaps are major barrier to the business transformation. With 63% of the employers identify this issue. Employers का कहना क्या है, सबसे बड़ा जो बिजनेस के ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर सबसे बड़ा जो बैरियर है वो स्किल गैप है, क्योंकि 40% जो अभी की जो स्किल है वो काम में ही नहीं आने वाली है फ्यूचर के अंदर। और ये रिपोर्ट क्या कह रहा है कि इफ द ग्लोबल वर्कफोर्स वेर कंपेयर्स ऑफ 100 पीपल, 59 वुड बी नीड ट्रेनिंग बाय 2030।
अगर 100 लोगों का एक वर्कफोर्स है, उसमें से 59 लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा 2030 तक, क्योंकि स्किल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहेगी 2030 तक। अभी की जो स्किल है वो काम में नहीं आएगी, बराबर ना, राइट। ओके, रिपोर्ट ये भी कह रहा है कि जो 59 वर्कर को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी 2030 तक, उसमें से 11 ऑफ दिस वर्कर आर अनलाइकली टू रिसीव द नेसेसरी ट्रेनिंग, पुटिंग देम एट द रिस्क ऑफ द रिडंडेंसी। उसमें से 11 लोग तो ऐसे हो गए कि जिनको हम ट्रेनिंग ही नहीं दे सकते, तो उनके जॉब तो खतरे में हो जाएगी, सिंपल, बराबर ना। तो ऐसा फ्यूचर ऑफ द जॉब रिपोर्ट के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा बताया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, अगर मैं इस रिपोर्ट के कुछ हाइलाइट्स के बारे में बात करूँ तो रिपोर्ट कह रहा है कि जो डिजिटल एक्सेस है वो बढ़ेगा 2030 तक। 60% ऑफ द एम्प्लॉयर्स एक्सपेक्ट एक्सपांडिंग द डिजिटल एक्सेस टू द ट्रांसफॉर्म देयर बिजनेस। उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर फोकस बढ़ेगा, राइट। इम्पैक्ट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज जो है जो अभी इमर्ज हो रही है, उसका इम्पैक्ट बहुत बहुत रहेगा 2030 तक, बराबर ना। 86% ऑफ द एम्प्लॉयर्स फोरसी द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टू हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट, राइट। उसके अलावा इकोनॉमिक शिफ्ट्स, द राइजिंग कॉस्ट ऑफ द लिविंग इज द सेकंड मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रेंड विथ 50% ऑफ द एम्प्लॉयर्स एक्सपेक्टिंग इट टू रीशेप बिजनेस बाय 2030। एक एम्प्लॉयर्स का कहना क्या है कि जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है लोगों का, वो बिजनेस को ट्रांसफॉर्म करवाएगा 2030 तक, बराबर ना। ये सेकंड मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव ट्रेंड रहेगा, इकोनॉमिक शिफ्ट, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, तो डिजिटल एक्सेस की वजह से, एडवांसिंग इन टेक्नोलॉजीज की वजह से और इकोनॉमिक शिफ्ट की वजह से बिजनेस ट्रांसफॉर्म हो गए 2030 तक, बराबर ना। ऐसा एम्प्लॉयर्स का कहना है इस रिपोर्ट के मुताबिक, बराबर ना, राइट। और ये रिपोर्ट जिसने तैयार किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में मैंने आपको बताया, हेडक्वार्टर जिनेवा स्वीडन के अंदर है, 1971 के अंदर इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था, बराबर ना, राइट। तो फ्यूचर ऑफ द जॉब रिपोर्ट कौन तैयार करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, फ्रेंड्स। उसके अलावा 78 नेट इंक्रीज होगा, 78 मिलियन नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी 2030 तक, बराबर ना। ओके, और उसके अलावा रिपोर्ट का कहना है कि जो एग्जिस्टिंग स्किल्स है वो काम में नहीं आएगी, लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, बराबर ना। और लोगों को ट्रेनिंग में नहीं मिलेगी तो उनकी जॉब खतरे में हो जाएगी, राइट। और रिपोर्ट का कहना है कि डिजिटल एक्सेस की वजह से, एडवांसिंग इन टेक्नोलॉजीज की वजह से और इकोनॉमिक शिफ्ट की वजह से एम्प्लॉयर्स ऐसा बोल रहे हैं कि बिजनेस ट्रांसफॉर्म होने वाला है, इसके लिए लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। ओके, चल, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा, फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है, फ्रेंड्स, कि अभी जो रिसेंटली केरला का जो कपाड़ है और जो चाल बीचेस है, उनको ग्लोबल लेवल पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। इसके बारे में देखते हैं। तो केरल के दो बीच, एक तो कापड़ और एक चाल बीच, उनको अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। सबसे पहले तो ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। अगर मैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के बारे में बात करूं, फ्रेंड्स, कि एक ये इको लेबल अवार्ड दिया जाता है किसको? बीच को, मरीन्स को, सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स को, दैट मीट द स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ग्लोबली एज अ मार्क ऑफ एक्सेलेंस। तो अगर कोई बीच के अंदर, कोई मरीन एरिया के अंदर, कोई सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स के द्वारा अगर जो एनवायरमेंटल और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है ग्लोबल लेवल पे, तो उन लोगों को यहाँ पे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देने का जो प्रोग्राम है वो 1987 के अंदर स्टार्ट किया गया। सबसे पहले यूरोप के अंदर स्टार्ट किया गया, उसके बाद फिर ग्लोबल लेवल पे इसको शुरू किया गया। 2024 के अंदर 5000 बीच को, मरीन एरिया को, टूरिस्ट बोस्ट को 51 कंट्रीज के अंदर ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। इंडिया इज नाउ द फोर्थ कंट्री इन द एशिया आफ्टर साउथ कोरिया, जापान एंड यूएई विद द ब्लू फ्लैग बीचेस, बराबर। तो इंडिया एशिया के अंदर मात्र फोर्थ कंट्री जिसके अंदर ब्लू फ्लैग बीचेस अवेलेबल है, आफ्टर साउथ कोरिया, जापान, यूएई, और उसके बाद फोर्थ कंट्री है इंडिया, ध्यान में रखना है। ओके, और अगर मैं जो ब्लू फ्लैग बीचेस है इंडिया के अंदर अभी तक टोटल मिला के 12 ब्लू फ्लैग बीचेस है। वो ब्लू फ्लैग बीचेस का अगर आपको लिस्ट यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किया है, आपको एक बार देख लेना है। शिवराजपुर गुजरात के अंदर, घोघला दमन एंड दीव के अंदर, कसरकोड कर्नाटका के अंदर, पडुबिद्री कर्नाटका के अंदर, कप्पड़ केरला जो अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, बराबर। रसीकोंडा आंध्र प्रदेश के अंदर, गोल्डन बीच ओडिशा का, राधानगर अंडमान निकोबार का, कोवालम तमिलनाडु का, ईडन ब्रिज पुडुचेरी का, तरकेली महाराष्ट्र का, और बंगाराम, बराबर, लक्षद्वीप का। ये 12 बीच, 12 ब्लू फ्लैग बीचेस को अभी तक इंडिया के द्वारा ये सर्टिफिकेट मिल चुका है। इंडिया के 12
जिसको ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल चुका है, बराबर ध्यान में रखना है। आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर ये जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ग्लोबल लेवल पे जो प्रोवाइड किया जाता है वो कौन देता है? तो एक संस्था है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, पी। ये संस्था डेनमार्क के अंदर एस्टेब्लिश्ड है और ये संस्था के द्वारा ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है, बराबर ना, राइट। और अभी रिसेंटली 10 जनवरी को कप्पड़ बीच जो कोझिकोड के अंदर है और जो चाल बीच जो कन्नूर के अंदर है, इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है ये संस्था के द्वारा, बराबर ना, राइट। दिस सर्टिफिकेशन इज awarded to the beaches and marine areas that meet 33 criteria, which is focusing on the environmental education, वाटर क्वालिटी, सेफ्टी सर्विसेज एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ऐसे 33 क्राइटेरिया के ऊपर जो बीचेस फोकस करते हैं, जो मरीन एरिया फोकस करते हैं, उसको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, बराबर ना, राइट। तो इंडिया के अंदर टोटल 12 बीच को अभी तक ब्लू फ्लैग बीच, नवंबर 2024 तक 12 ब्लू फ्लैग बीचेस है इंडिया के अंदर। और अभी ये दो नए ऐड हुए, कौन कौन से? तो एक तो काप्पड़ जो केरला का है, और एक चाल। काप्पड़ ऑलरेडी लिस्टेड था, चाल पहली बार लिस्ट हुआ है, ध्यान में रखना है, बराबर ना, ओके, राइट। अगर मैं केरला की बात करूँ फ्रेंड्स, तो उसके चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन, गवर्नर है उसके राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। और स्टेडियम, केरला के अंदर जो फेमस स्टेडियम है, स्टेडियम को मत इंक्लूड करना, बराबर ना, ओके। अगर मैं केरला की बात करूँ फ्रेंड्स, उसके चीफ मिनिस्टर है पिनाराई विजयन और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ध्यान में रखना है, ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स, ओके। तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की तमाम न्यूज़ में आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।